नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं लाती हूँ आपके लिए देश विदेश की हिंदी और उर्दू जगत की कुछ सुनी कुछ अनसुनी बेहतरीन कहानियाँ अपने अंदाज में और सटीक उच्चारण में। मेरा एक छोटा सा लक्ष्य है 1000 सब्सक्राइबर्स का, तो कृपया मेरे प्रयास में मेरी सहायता करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साहित्य की सेवा में मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं और मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। आइए सुनते हैं एक जासूसी कहानी, 3 चाबियां। लेखक हेनरी वेड। हैटन गार्डन स्थित एक इमारत की पहली मंजिल के ऑफिस में 2 अलग अलग मेज़ों के साथ लगी कुर्सियों पर 2 व्यक्ति बैठे हुए थे। दोनों ही एकदम किसी लकवाग्रस्त व्यक्ति की तरह बिना हिले डुले बैठे अपलक अपने सामने की दीवार को घूर रहे थे। कमरे में एक तरफ की दीवार पर एक अत्यंत आधुनिक और मजबूत सेफ लगी हुई थी, जो इस समय खुली हुई थी, और इसमें नीचे की चारों दराजें भी खुली पड़ी थीं। कुर्सियों पर बैठे दोनों सज्जन लगभग 20 मिनट से एकदम चुप थे, लेकिन इससे पहले दोनों में जमकर वाक युद्ध हो चुका था। अब सब तरफ खामोशी थी, जिसे रह रहकर घड़ी की टिक टिक और नीचे चल रहा ट्रैफिक ही कभी कभी भंग कर रहा था। इन दोनों व्यक्तियों में सिवाय इस बात के कि दोनों संपन्न थे और कोई समानता नहीं थी। बड़ा वाला छोटे कद का, मोटा और थोड़े सांवले रंग का था। छोटा वाला व्यक्ति लंबे कद का, दुबला पतला और गेहूं रंगत का था। दोनों में कोई संबंध नहीं था, लेकिन दोनों ही लगभग 30 वर्षों से आज तक बेहद अच्छे दोस्त थे। बस 20 मिनट पहले ही दोनों में झगड़ा हुआ था। तभी सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आहट हुई। दरवाजे पर एक दस्तक के बाद गहरे नीले रंग का सूट पहने एक सज्जन कमरे में हाजिर हुए। कमरे में पहुंचे अजनबी ने अपनी हैट उतारते हुए दोनों का अभिवादन करते हुए अपना परिचय दिया। जासूस इंस्पेक्टर पूल, न्यू स्कॉटलैंड यार्ड। आप लेबी, बर्ग और फिलिप्स हैं? मुझसे कहा गया था कि आपने यहाँ एक इंस्पेक्टर भेजने का अनुरोध किया है। ये सुनते ही कमरे में पहले से ही बैठे दोनों सज्जन एकदम से हरकत में आ गए। दोनों ही एक दूसरे को घूरते हुए ऊंची आवाज में बोलने लगे। इंस्पेक्टर पूल को दोनों की बात तो समझ नहीं आई, लेकिन उस कमरे की एक झलक से ही वहां के हालात का अंदाजा हो गया था। इंस्पेक्टर पूल ने कहा, सज्जनों, ये ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप लोग एक एक करके अपनी बात बताएं, तभी मुझे समझने में सुविधा होगी। पहले कौन बयान दे, इस पर भी दोनों में चिकचिक हुई, लेकिन दुबले पतले सज्जन श्रीमान बर्ग बाद में बयान देने पर राजी हो गए। मोटे सज्जन श्रीमान लेबी ने घटना बतानी शुरू की। हम लोग हीरों के व्यापारी हैं, उन्होंने कहा। हम 30 साल से साझेदारी में एक व्यवसाय कर रहे हैं, मैं और एरन बर्ग। गत 15 वर्षों से इस धंधे में हमारे साथ एक तीसरा साझेदार भी जुड़ गया है, वह है जॉर्ज फिलिप्स। फिलिप्स ने हमारे धंधे में पूंजी तब लगाई जब लड़ाई के कारण बाजार की हालत पतली थी। एरन एक जर्मन नागरिक है और फिलिप्स इस धंधे में अपने छोटे भाई को भी कुछ साल पहले ले आया था, लेकिन साझेदार की हैसियत से नहीं, बल्कि हमारे ऑफिस में एक क्लर्क की हैसियत से। क्या आपके साझेदार श्रीमान फिलिप्स यही हैं? पूल ने पूछा। वह और उसका भाई ईस्टर की छुट्टियां मनाने कल रात ही यहाँ से रवाना हुए हैं। आपके और श्रीमान बर्ग के जिम्मे यहाँ का कामकाज छोड़कर? जी हाँ, चूंकि हम ईसाई नहीं यहूदी हैं, इसलिए ईस्टर की छुट्टियां नहीं मनाते। इंस्पेक्टर पूल ने महसूस कर लिया था कि श्रीमान लेबी सच बोल रहे हैं। लेबी ने अपना बयान जारी रखा। आमतौर पर हम इस सेफ में 5 से 20,000 पाउंड तक के हीरे रखते हैं, तराशे हुए भी और बिना तराशे हुए भी। हाल में हम एक बड़े धंधे की बातचीत में लगे हुए थे,
हमारे पास कुछ बेहतरीन बिना तराशे हुए हीरे थे। कल रात जब हमने सेफ को बंद किया तो उसमें 30,000 पाउंड के हीरे थे और आज दोपहर को ये सेफ खाली मिला। ये बताते हुए अपनी सारी जमा पूंजी गंवा चुके दुखी व्यक्ति की तरह लेबी के जबड़े दुख से कांप उठे। आपने कहा कि रात सेफ को ताला लगाया गया था। किसने सेफ को ताला लगाया था? अपने कांपते हाथों से इशारा करते हुए श्रीमान लेबी ने जैसे समझाना चाहा कि वह सब कुछ बता देंगे। उन्होंने कहना जारी रखा, सेफ की 3 चाबियां हैं। 2 से सेफ का पल्ला खुलता है और तीसरी से दराज। दराज में ही अमूल्य हीरे रखे जाते थे और कल रात भी उसी में रखे गए थे। दराज के ऊपर बने खानों में बही खाते की किताबें और अन्य ज़रूरी कागजात रखे जाते हैं। बर्ग और फिलिप्स के पास सेफ की चाबी है और मेरे पास दराज की, लेकिन मेरे पास सेफ की चाबी नहीं है। एक बार अगर दराज में हीरे रखकर ताला लगा दिया जाए तो फिर उसे तभी देखा जा सकता है अगर दोनों बर्ग और फिलिप्स हों और मैं हूँ, या फिर उन दोनों में से एक हो और मैं हूँ। इन चाबियों को हम अपने से कभी अलग नहीं करते, न ही किसी अन्य व्यक्ति को सेफ का दराज खोलने के लिए इसे देते हैं। इसी तरीके से इतने वर्षों से हम अपने हीरों को सुरक्षित रखने में कामयाब रहते आए हैं। जासूस की नज़र एक बार फिर से सेफ पर पड़ी। उसकी नज़रों में 1 सेकंड के लिए शायद ये विचार कौंधा कि आखिर ये पद्धति भी सुरक्षा देने में नाकाम रही। लेबी ने कहना जारी रखा, कल बर्ग काम के सिलसिले में बर्मिंघम में था। मैंने और फिलिप्स ने दिन का काम खत्म करने के बाद स्टॉक की जांच की और मैंने, जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं, दराज को ताला लगाया। उसके बाद फिलिप्स ने सेफ का ताला बंद किया। फिर हम इकट्ठे यहाँ से रवाना हो गए। 1 मिनट श्रीमान जी, इंस्पेक्टर ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, क्या आप निश्चित तौर पर कह रहे हैं कि श्रीमान फिलिप्स ने सेफ में ताला लगाया था? जी हाँ, हमारी आदत है, बल्कि नियम है कि एक के ताला लगाने के बाद दूसरा खींचकर देख लेता है कि ताला ठीक से लगा है या नहीं। मैंने जब ड्रॉर का ताला लगाया तो फिलिप्स ने उसे खींचकर देखा और फिलिप्स ने जब सेफ को ताला लगाया तो मैंने उसे खींचकर देखा। ये हमारा एक ऐसा नियम है जिसका पालन करने में हम कभी कोताही नहीं बरतते। और जब आपने दफ्तर छोड़ा, पीछे कोई था तो नहीं? कोई भी नहीं। हम सभी के पास दफ्तर की चाबी हैं, यहाँ तक कि फिलिप्स के छोटे भाई हैरोल्ड फिलिप्स तक के पास। हाँ, दफ्तर में काम करने वाले लड़के के पास कोई चाबी नहीं है। मैं यहीं इसी दफ्तर में ही सोता हूँ, लेकिन बीच बीच में मैं 3-4 घंटों के लिए दफ्तर से बाहर भी जाता हूँ। लेकिन इस सेफ को बनाने वालों ने गारंटी दे रखी है कि या तो ये सिर्फ इसकी चाबी से खुलेगा और इसकी डुप्लीकेट चाबी भी नहीं बन सकती, या फिर इसे गैस मशीन से काटना पड़ेगा। लेकिन मशीन से काटने में भी कम से कम 6 घंटे लगेंगे, उससे पहले ये नहीं कट सकता। और मैं 4-5 घंटे से ज़्यादा कभी गायब नहीं रहता। इंस्पेक्टर पूल ने सिर हिलाया और लेबी ने अपना बयान जारी रखा। मैं और फिलिप्स यहाँ से इकट्ठे ही ऑल ब्रिटिश स्पोर्ट्स क्लब गए थे टर्किश बाथ लेने के लिए। ये हमारी आदत है कि एक पखवाड़े में एक बार हम इस क्लब में टर्किश बाथ ज़रूर लेते हैं। ये हम अपने मोटापे को नियंत्रित रखने के लिए करते हैं। हम क्लब में करीब 6 बजे शाम को पहुँचे। वहाँ हम दोनों ने इकट्ठे स्नान किया और इकट्ठे ही 7:30 बजे क्लब से रवाना हो गए। 1 मिनट श्रीमान जी, आप जब नहा रहे थे तो आपकी चाबियाँ कहाँ थीं? कमरे की चाबी मेरी डायरी के साथ बाथरूम से लगकर बने दराज में, जिसकी निगरानी हमें तौलिया देने वाला अटेंडेंट कर रहा था। और दराज की चाबी? वह मेरे कपड़ों में ही थी। और जब आपने कपड़े पहने तब भी दराज की चाबी आपकी जेब में थी? जी हाँ। और आपको बाथरूम के साथ बने दराज में
अपनी चाबी और डायरी सुरक्षित मिली? जी हाँ। इसके बाद श्रीमान लेबी ने बताया कि दफ्तर से घर लौटकर उन्होंने सेफ को खींचकर देखा, वह बंद था। फिर उन्होंने खुद ही अपने लिए एक ऑमलेट बनाया और विस्की के 2 पैग पीकर एक किताब पढ़ते हुए सो गए। उनका कमरा दफ्तर के कमरे के ठीक ऊपर है। उन्होंने कहना जारी रखा, आज सुबह कुछ व्यापारियों से मिलने के लिए मैं बाहर चला गया। मेरे पीछे एरनबर्ग दफ्तर में अकेला था। आज दोपहर ही किसी व्यापारी को हीरे दिखाने के लिए सेफ खोला गया तो सेफ को उस हालत में पाया गया जैसा कि इंस्पेक्टर खुद देख रहे हैं। क्या सेफ खोलने पर उसके अंदर बने दराज भी बंद पाए गए थे? हाँ, बंद लेकिन खाली। इंस्पेक्टर पूल ने पूछा, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या अंदाजा है आपका? लेबी ने इस सवाल पर कंधे उचका दिए, लेकिन बर्ग की मेज की तरफ तीखी नजर से देखा और बोला, क्या अंदाजा हो सकता है? ये सब कल रात को जब मैंने उन्हें बंद किया था तो ठीक थे, लेकिन आज सुबह जब बर्ग के साथ ये हीरे थे तो ये गायब हो गए। लेकिन आपकी चाबी के बगैर तो ये ड्रॉर खुल नहीं सकता। हो सकता है किसी दिन इसने चाबी चुरा ली हो, डुप्लीकेट चाबी बनवा ली हो। ये कहते हुए लेबी के चेहरे पर गुस्सा और बेचारगी एक साथ ही उभर आई। उसने कहना जारी रखा, इससे पहले मेरे साथ कभी ऐसी घटना नहीं हुई। आपको उसे रोकना होगा। अगर वे एक बार एम्स्टर्डम पहुंच गए तो फिर समझिए सब कुछ खत्म। एम्स्टर्डम? जी हाँ, एम्स्टर्डम। वहां उसके उतने टुकड़े कर दिए जाएंगे कि फिर कभी पहचान में ही नहीं आ सकेंगे। वहां चोर बाजार में मशहूर हीरा कटर वॉन डॉलिंग है, या वे इसे जोस्त को दे देंगे। वे बिना कोई सवाल पूछे इन हीरों को काट देंगे। इंस्पेक्टर पूल को महसूस हो गया कि बातों में समय व्यर्थ गंवाना फिजूल है। उसने लेबी से और बातें पूछना मुलतवी कर दिया। हाँ, साझेदार बर्ग से उसने जल्दी जल्दी कुछ सवाल पूछे। उसके जवाब का आशय भी यही था कि फिलिप्स और लेबी ने कल रात ही हीरे चुरा लिए होंगे। उसने भी बिना हिचक यही अंदेशा व्यक्त किया कि इन हीरों को एम्स्टर्डम भेजा जा सकता है। पूल ने पूछा, फिलिप्स महाशय अपनी छुट्टियां बिताने कहाँ गए हैं? दोनों ने जवाब दिया, हैम्पशायर के व्हाइट चर्च इलाके में। यहाँ वह मछलियां मारने का अपना शौक पूरा करेंगे। इस दफ्तर में पहुंचते ही पूल ने फोटोग्राफर को भेजने के लिए यार्ड में फोन कर दिया था। उसने सार्जेंट गोवर और सादी वर्दी में भी 2 व्यक्तियों को भेजने का अनुरोध किया था। फोटोग्राफर ने सेफ पर मौजूद उंगलियों के निशान की तस्वीरें खींच ली थीं। ये सब करके पूल वहां से रवाना हो गया, लेकिन सादी वर्दी में मौजूद दोनों व्यक्तियों को हिदायत दे गया कि वे दूर से इन दोनों साझेदारों लेबी और बर्ग पर नजर रखें। सार्जेंट गोवर को उसने वहां से सीधे हॉलैंड रवाना कर दिया। यार्ड में लौटते ही पूल ने एम्स्टर्डम पुलिस से फोन पर संपर्क किया। पूल ने वहां मौजूद अफसर से अनुरोध किया कि वहां के हीरा काटने वालों पर नजर रखी जाए, खास तौर से ऐसे कटर्स पर जो संदिग्ध चरित्र के हों। ये भी अनुरोध पूल ने किया कि ऐसे कटर्स वालों के पास पहुंचने वाले पार्सलों की जांच भी की जाए। एम्स्टर्डम का काम सार्जेंट गोवर और फोन करने वाले अधिकारी के पास छोड़कर पूल ऑल ब्रिटिश स्पोर्ट्स क्लब रवाना हो गया। इस विशाल और शानदार ढंग से सजी इमारत में दाखिल होते ही पूल ने क्लब के सेक्रेटरी को बुलाया। सेक्रेटरी ने एक बावर्दी अटेंडेंट को पूल के साथ टर्किश बाथ दिखाने के लिए लगा दिया। जहां टर्किश बाथ के लिए स्विमिंग पूल बना था, वह इलाका धीरे धीरे लोगों से भर रहा था। पूल वहां पहुंचने वाले मशहूर लोगों को देखकर चकित हो रहा था। उस अटेंडेंट ने पूल को बताना शुरू किया। 2 शिलिंग लेकर अटेंडेंट स्विमिंग पूल में जाने की टिकट और तौलिया देता है। किसी भी सदस्य को जिसके पास कीमती चीज हो, नंबर वाला एक ड्रॉर इशू किया जाता है। ड्रॉर में कीमती सामान रखने के बाद अटेंडेंट उस ड्रॉर में ताला लगाकर चाबी सदस्य को दे देता है। टर्किश बाथ के लिए स्विमिंग पूल में घुसने से पहले बने दरवाजे पर
एक बार दरबान फिर टिकट देखता है ताकि कोई अवांछित व्यक्ति वहां प्रवेश न कर सके। दरवाजे की बगल में बने पर्दे के कैबिन्स में फिर क्लब के सदस्य अपने कपड़े बदलते हैं। कैबिन्स में तैराकी की पोशाकें उपलब्ध हैं। यहाँ अगर दो मित्र मिलना या बात करना चाहें तो पर्दा सरका कर ऐसा कर सकते हैं या एक ही कैबिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पूल के पूछने पर टिकट और तौलिया देने वाले अटेंडेंट को याद आ गया कि लेबी और जॉर्ज फिलिप्स पिछली शाम वहां पहुंचे थे। उसे ये भी याद आ गया कि दोनों ने टर्किश बाथ के लिए टिकट खरीदे थे। उसने बताया कि चूंकि दोनों ही क्लब के पुराने और सम्मानित सदस्य हैं, इसलिए उन्हें पहचानने और टिकट दिखाने की बात याद रहने में कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। उसने पूल को ये भी बताया कि दोनों को ही कीमती सामान रखने वाला एक एक दराज भी दिया गया था और उसमें ताला लगाकर चाबी उन्हें दे दी गई थी। हाँ, उसे ये याद नहीं था कि लेबी और जॉर्ज फिलिप्स को किस किस नंबर की दराज दी गई थी, क्योंकि इसी बीच एक और सदस्य भी आ गया था और वह उनकी दराज खोलने में भी व्यस्त हो गया था। लेकिन उसे ये याद नहीं था कि उसने लेबी और फिलिप्स के बाथ लेकर लौटने के बाद उनकी दराज खोली थी या नहीं। वह 7 से 8 बजे शाम के बीच दूसरी जगह ड्यूटी देने चला गया था। उसने बताया कि उसकी जगह जो दूसरा व्यक्ति आया था, शायद वह ये बता सके कि दराज को लेबी और जॉर्ज ने खोला था या उस अटेंडेंट ने। टर्किश बाथ के लिए बने स्विमिंग पूल में दरवाजे पर मौजूद टिकट चेक करने वाले अटेंडेंट ने भी बताया कि उसे लेबी और जॉर्ज के आने और जाने की याद है। उसने वही वक्त बताया जो लेबी पहले ही इंस्पेक्टर पूल को बता चुका था। 6 बजे शाम आना और 7:30 बजे लौटना। उसने ये भी बताया कि बाथ लेने के बीच इन दोनों में से कोई भी बाहर नहीं निकला था, न ही वे दरवाजे के पास आए थे। उसने ये भी बताया कि स्विमिंग पूल में जाने का एकमात्र रास्ता वही है जहां उसकी ड्यूटी लगी हुई है। इंस्पेक्टर पूल ये जानकारी लेकर सेक्रेटरी के ऑफिस में वापस लौटा। वहां से पता चला कि जॉर्ज फिलिप्स का छोटा भाई हेरल्ड फिलिप्स भी 6 महीने पहले ही इस क्लब का सदस्य बना है। पूल फिर से स्विमिंग पूल की तरफ पहुंचा। वहां मौजूद टिकट और तौलिया देने वाले अटेंडेंट ने बताया कि वह हैरोल्ड फिलिप्स को शक्ल से नहीं पहचानता। हाँ, स्विमिंग पूल के गेट पर मौजूद अटेंडेंट हैरोल्ड को पहचानता था, लेकिन उसने कसम खाकर बताया कि इस शाम हैरोल्ड वहां नहीं आया था। आया भी हो तो उसकी नजर नहीं पड़ी। लेकिन एक दरबान ने बताया कि उसने हैरोल्ड फिलिप्स को कल शाम वहां देखा था। उसे हैरोल्ड के क्लब में आने का निश्चित समय तो याद नहीं था, लेकिन उसने उसे 7 बजे के बाद देखा था। उन्होंने पूल को ये भी बताया कि वहां सदस्यों के आने जाने का समय इसलिए नहीं नोट किया जाता कि इसकी जरूरत कभी महसूस नहीं की गई। क्लब में मिली सूचनाओं के आधार पर इंस्पेक्टर पूल का फिलिप्स बंधुओं पर शक और बढ़ गया। उसे लगा कि हीरो का चोरी होना और फिलिप्स बंधुओं का छुट्टी पर जाना महज एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश हो सकती है। अपनी इस थ्योरी पर विश्वास करने के लिए उसके पास अभी ठोस आधार नहीं था, लेकिन वह सोच रहा था कि छुट्टी के नाम पर एक भाई एम्स्टर्डम जाकर हीरो को कटवाकर ठिकाने लगवा सकता है। लेकिन इंस्पेक्टर पूल समझ नहीं पा रहा था कि ये चोरी कैसे हुई। हैरोल्ड फिलिप्स स्विमिंग पूल में नहीं गया, न ही बड़ा भाई जॉर्ज फिलिप्स पूल से बाहर गया। ये भी हो सकता है कि जब लेबी स्विमिंग पूल में था तब फिलिप्स ने लॉकअप ड्रॉअर की चाबी उसके कपड़ों से निकाल ली हो, लेकिन तब पूल से बाहर निकलते ही लेबी जान जाता कि चाबी गायब है। फिर स्विमिंग पूल से लेबी सीधे घर पहुंचा था और उसे पूरा यकीन था कि सेफ सुरक्षित है। इंस्पेक्टर पूल ने अब क्लब छोड़कर फिलिप्स भाइयों की गतिविधियों का पता लगाने की सोची।
खास तौर से ये कि उनमें से कोई एम्स्टर्डम तो नहीं गया। इस जांच के लिए उसे दोनों की फोटो चाहिए थी। इसके लिए पूल सीधा फिलिप्स भाइयों के फ्लैट पर पहुंचा। उनके फ्लैट का पता लेबी ने उसे दिया था। सौभाग्य से घर की नौकरानी वहां मौजूद थी। उसने पूल को बताया, दोनों भाई कल रात करीब 9 बजे घर लौटे थे। उसके बाद दोनों सफ़र के लिए पैकिंग करने में व्यस्त हो गए थे। आज सुबह छोटे भाई हैरोल्ड 8 बजे के करीब घर से निकले। वह अपनी मोटरसाइकिल पर व्हाइट चर्च के लिए रवाना हुए। जॉर्ज फिलिप्स करीब 8:45 बजे एक टैक्सी से रवाना हुए। उन्हें वाटरलू से 9:30 की ट्रेन पकड़नी थी। वह काफ़ी जल्दी में थे और कह रहे थे कि कहीं ट्रेन न छूट जाए। व्हाइट चर्च में द बुल इन में उनके ठहरने का कार्यक्रम है। श्रीमती लोम्बकिन को मनाकर टेनिस की ड्रेस में खिंची दोनों भाइयों की फोटो भी वह वहां से ले आने में कामयाब रहा। यार्ड के दफ्तर में पहुंचकर पूल ने उस तस्वीर की एक बड़ी कॉपी बनवाई और उसे एम्स्टर्डम पुलिस के पास एयरमेल से भिजवा दिया। एयरमेल का ध्यान आते ही पूल के दिमाग में एक और विचार कौंधा। वह सीधे एयरवेज के दफ्तर पहुंचा। वहां उसे पता चला कि एक विमान ने 9:30 बजे यहां क्रॉयडन से उड़ान भरी है। वह विमान करीब 12 बजे एम्स्टर्डम पहुंचने वाला है। इस उड़ान के लिए सभी यात्रियों ने पहले ही सीट बुक करा ली थी। एयर हाउस से उन सभी को क्रॉयडन हवाई अड्डे तक एयरवेज की बस से 8:40 बजे लाया गया था। इन यात्रियों की सूची में फिलिप्स नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। न ही वहां मौजूद कुली ने फिलिप्स के बताए गए हुलिये का कोई व्यक्ति देखा था। अब पूल ने व्हाइट चर्च जाने का निश्चय किया। शाम 6:30 की उड़ान ने उसे 7:55 तक व्हाइट चर्च पहुंचा दिया। पूल ने उसी होटल में कमरा बुक कराया जहां फिलिप्स भाई ठहरे थे। पूल भी थोड़ी देर में डाइनिंग हॉल में पहुंच गया डिनर लेने। डाइनिंग हॉल के एक कोने में पूल को 2 व्यक्ति नजर आए। निश्चित तौर पर वे फिलिप्स बंधु ही थे। दिन भर की भाग दौड़ से थक चुके पूल को बढ़िया भोजन ने तृप्त कर दिया। डिनर के बाद लगभग खाली हो चुके कार्ड रूम में ताश खेल रहे हैरोल्ड और जॉर्ज के पास पूल पहुंचा। उसने सोचा अब इनसे बात करने का सही वक्त है। पूल ने अपना कार्ड उनकी ओर बढ़ा दिया। दोनों भाइयों ने पूल द्वारा बताई गई बातों पर जबरदस्त आश्चर्य प्रकट किया, लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल था कि ये आश्चर्य बनावटी था या असली। पूल ने उनसे कहा कि इस मामले में ये उसकी ड्यूटी थी कि वह इस फर्म से जुड़े सभी व्यक्तियों से पूछताछ करें। गहरी रंगत, क्लीन शेवन और जैसा कि लेबी ने बताया था, थोड़ा मुटियाते हुए बड़े भाई जॉर्ज फिलिप्स बातचीत के लिए राजी हो गए। उन्होंने वह सब बातें जो लेबी पूल को पहले ही बता चुका था, कुछ शब्दों के हेर फेर से फिर से दोहरा दी। उन्होंने साझेदारी की बातें, सेफ खोलने का तरीका और टर्किश बात से लौटने तक की बात पूल को बताई। इस मौके पर पूल ने लेबी की चाबियां कहाँ हो सकती हैं के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं जाहिर की, लेकिन जॉर्ज फिलिप्स ने पूल को बताया कि उसने क्लब लेबी के साथ ही छोड़ा था और उसने वहां न अपने भाई को देखा न उससे बात की। जॉर्ज ने अपना बयान जारी रखते हुए कहा, उस रात उसने सोहो में अपने एक मित्र के साथ खाना खाया था और जल्द ही अपने फ्लैट पर लौट गया था, क्योंकि उसे 1 हफ्ते की इन छुट्टियों के लिए अपना सामान वगैरह पैक करना था। आज सुबह उसे थोड़ा आलस आ गया था, जिससे कुछ देर हो गई। इस कारण वह जल्दी और अफरा तफरी में सुबह घर से निकला। फिर भी वाटरलू में 9:30 की ट्रेन उससे छूट गई। उसे 2 घंटे वहीं एड़ियां रगड़नी पड़ी। तब कहीं जाकर 11:31 की ट्रेन से वह 2:59 पर व्हाइट चर्च पहुंच सका। पूल द्वारा दी गई सूचना से उसे गहरा सदमा लगा है। उसके पास इस मामले का कोई कारण स्पष्ट नहीं है। हालांकि उसके साझेदार यहूदी हैं, लेकिन इसे उन पर पूरा विश्वास है और वे बहुत अच्छे आदमी हैं।
पूल ने जॉर्ज के क्रियाकलापों को जानने के लिए और उसके द्वारा बताई गई बातों की सच्चाई जानने के लिए कई सवाल पूछे। उसकी सूची में जॉर्ज को स्टेशन तक ले जाने वाला टैक्सी ड्राइवर प्रमुख गवाह था। पूल ने पूछा, जब आप 2 घंटे के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे तब सामान कहाँ था? क्या आपने उसे क्लोक रूम में जमा करवाया था? नहीं, मैंने कुली को 1 पाउंड दे दिया था और उससे कह दिया था कि जब ट्रेन आए तो वह मेरा सामान डिब्बे में चढ़ा देगा। मुझे ये पता नहीं कि 2 घंटे तक कुली क्या करता रहा, पर जब ट्रेन व्हाइट चर्च पहुंची तो मेरा सामान सही सलामत मुझे मिल गया था। और इन 2 घंटों में आपने क्या किया? जॉर्ज फिलिप्स ने बताया, मैं वाटरलू पुल की तरफ घूमने निकल गया, वहां से वेस्टमिंस्टर तक गया। फिर स्टेशन पर लौटकर मैंने पावर रोटी के साथ 1 कप कॉफ़ी पी। इसके बाद ट्रेन आ गई और मैं उसमें बैठ गया। जॉर्ज अपने इस बयान के पक्ष में कोई गवाह नहीं पेश कर सकता था। हालांकि उसने कहा कि हो सकता है उसे कुछ लोगों ने देखा हो। इंस्पेक्टर पूल ने सोचा, हो सकता है टैक्सी ड्राइवर का बयान कुछ काम का हो, लेकिन सारी संभावनाएं ऐसी लग रही हैं कि एम्स्टर्डम छोटा भाई हैरोल्ड फिलिप्स गया हो। लेकिन छोटे भाई हैरोल्ड ने बताया कि वह तो बड़ी मुश्किल से ही व्हाइट चर्च पहुंच सका। उसने बताया, मैं करीब 8:30 बजे अपनी मोटरसाइकिल से निकला, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मोटरसाइकिल ने समस्या पैदा करनी शुरू कर दी। हालत यहाँ तक खराब हुई कि उसे अपनी मोटरसाइकिल करीब 1-1.5 किलोमीटर बाद ही बेसिंगस्टोक में एक गैराज पर ले जानी पड़ी। वहाँ वह करीब 12 बजे पहुँच सका। गैराज के लोग काम की अधिकता के कारण व्यस्त थे, इसलिए तुरंत ही मोटरसाइकिल ठीक नहीं कर सके। इसलिए मैंने लंच करने और समय बिताने के लिए पिक्चर देखने की सोची। गैराज वालों ने मुझसे कहा था कि वे 4 बजे के आसपास ही मेरी मोटरसाइकिल ठीक कर सकेंगे। हैरोल्ड ने बताया, मैं सामने के पिक्चर हॉल में घुस गया। वहाँ चल रही ग्रेटा गार्बो की फिल्म काफ़ी दिलचस्प थी, सो मैं पूरी फिल्म देखकर ही 4 बजे के बाद ही गैराज पर पहुँचा। वहाँ से मैंने मोटरसाइकिल उठाई और 15-16 किलोमीटर का रास्ता तय करके देर शाम की चाय के वक्त यहाँ पहुँच सका। हैरोल्ड ने वह जहाँ जहाँ से गुजरा था पूरा एलिबाय तैयार कर रखा था। लंदन के हॉकवर्थ गैराज, वेसिंगस्टोक के गैराज का नाम, उसके फेयरफैक्स बताया। जिस रेस्तरां में उसने खाना खाया था उसका नाम उसे ध्यान नहीं आ रहा था, लेकिन उसने बताया कि वह रेस्तरां टाउन हॉल के सामने मुख्य सड़क पर ही था। उसने ये भी बताया कि नीले चेक की पैंट शर्ट को धूल धक्कड़ से बचाने के लिए उसने खाकी रंग का लंबा ओवरकोट भी पहना हुआ था। उसने ये भी बताया कि पिछली शाम उसने दफ्तर 5:30 बजे छोड़ दिया था। उसके बाद उसने ब्रिटिश क्लब में कुछ देर बिलियर्ड खेली, कुछ देर तैराकी की, फिर खाना खाकर जल्द ही घर लौट गया था क्योंकि उसे भी छुट्टियों के लिए सामान पैक करना था। क्या वह अपने बयान को साबित कर सकता है? पूल ने पूछा। हैरोल्ड के पास अपने लगभग सभी बयान की एलिबाई थी। उसने कहा कि उसने जैक फ्रिस्टोन के साथ बिलियर्ड खेली थी। वह बता देगा कि मैं कहाँ था। गैराज के कर्मचारी, बाथ क्लब का अटेंडेंट, सभी ने उसको देखा था। पूल चाहे तो उनसे पूछ सकता है। पूल को लगा अगर हैरोल्ड अपने पक्ष में तगड़े गवाह पेश कर देगा तो उसकी हैरोल्ड के एम्स्टर्डम जाने की थ्योरी फेल हो जाएगी। लेकिन उसका अंतर्मन कह रहा था कि इन्हीं भाइयों में से ही कोई एम्स्टर्डम गया है, पर कब और कैसे? उसे हैरोल्ड द्वारा बताई कहानी, मोटरसाइकिल का खराब होना, ग्रेटा गार्बो की फिल्म देखना संदेहास्पद लग रहे थे। उसने ये भी सोचा कि कहीं फिलिप्स ने तो हीरे नहीं चुरा लिए हों, फिर उसे किसी तीसरी पार्टी को दे दिया हो एम्स्टर्डम ले जाने के लिए। लेकिन उसने तत्काल ही इस विचार को खारिज कर दिया क्योंकि इसमें तीसरी पार्टी द्वारा ही हीरे लेकर भाग जाने का पूरा अंदेशा था। ऐसी सूरत में उसने सोचा फिलिप्स भाई किसी से शिकायत भी नहीं कर सकते, इसलिए तीसरी पार्टी
यहाँ बेईमानी है। फिर भी उसने अगले दिन सभी एलिबाई की जांच करने की सोच ली थी। सोने के लिए बिस्तर पर जाने से पहले पूल व्हाइट चर्च पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने यार्ड में फोन मिलाया। वह जानना चाहता था कि गोवर ने एम्स्टर्डम से क्या जानकारी भेजी है। उसे बताया गया कि एम्स्टर्डम में किसी भी संदेहास्पद कटर के पास कोई भी पार्सल नहीं पहुंचा है। उसे ये भी सूचना दे दी गई कि एम्स्टर्डम पुलिस सभी संदेहास्पद कटर्स पर नजर रखे हुए है। अगले दिन सुबह पूल ने एलिबाई की जांच शुरू की। उसने होटल के मालिक से और रेलवे के कुली से फिलिप्स भाइयों के आने जाने के समय की जांच की। जॉर्ज फिलिप्स तो इस हादसे के बाद अपने साझेदारों से मिलने के लिए लंदन रवाना हो गया। हैरोल्ड खुशी से पूल को अपनी मोटरसाइकिल पर ही वेसिंगस्टोक के गैराज ले गया। बड़े भाई जॉर्ज की ही शक्ल का हैरोल्ड उससे थोड़ा मोटा था। दोनों भाइयों में एक और अंतर ये था कि बड़ा भाई क्लीन शेव था, जबकि छोटे भाई ने मूछें रखी हुई थीं। पहचाने जाने में दिक्कत न हो इसलिए उसने कल पहने गए खाकी ओवरकोट को भी पहन लिया। कल उसने जिस रेस्तरां में खाना खाया था वहां की वेट्रेस और कैशियर ने कहा, हमें ख्याल आता है हमने इन्हें कल देखा था, लेकिन हम अपने काम में व्यस्त रहते हैं और लंच के समय इतने व्यस्त रहते हैं कि किसी एक ग्राहक को खास तौर पर याद रखना मुश्किल रहता है। गैराज पर भी मौजूद लोगों ने आने जाने का लगभग वही वक्त बताया जो हैरोल्ड ने पूल को बताया था। मोटरसाइकिल ठीक करने वाले मैकेनिक ने बताया कि हैरोल्ड अपनी मोटरसाइकिल पर एक छोटी सी अटैची लिए हुए था, जिसे वह अपने साथ ले गया था। हैरोल्ड ने पहले पूल को ये नहीं बताया था कि वह अटैची लिए हुए था, लेकिन अब उसने पूल को बताया कि वह अटैची लिए हुए था जिसमें कुछ ज़रूरी कागज़ थे। लेकिन रेस्तरां की वेट्रेस ने बताया कि उसे याद नहीं है कि ये व्यक्ति कोई अटैची लिए हुए था। शायद कैशियर को याद हो, लेकिन कैशियर ने कहा कि उसने इस बात पर गौर नहीं किया था। पिक्चर हॉल में किसी को भी याद नहीं था कि हैरोल्ड वहां आया था या नहीं, और ये काफी स्वाभाविक था। अभी तक हैरोल्ड की सारी एलिबाई उसके पक्ष में थी, लेकिन पूल अपने अनुभव से जानता था कि तगड़ी से तगड़ी एलिबाई में भी कहीं न कहीं छेद होता है। जॉर्ज 2 घंटे कल कहाँ रहा वह ये सोच रहा था। हैरोल्ड को व्हाइट चर्च जाने के लिए छोड़कर पूल लंदन के लिए लौट आया। हैरोल्ड ने फर्म को हुए किसी भी नुकसान से खुद को अलग बताते हुए अपनी छुट्टियां रद्द न करने के लिए पहले ही कह चुका था, इसलिए वह व्हाइट चर्च लौट गया। लंदन लौटते ही पूल ने उस टैक्सी ड्राइवर जिसका नाम बिगत था को ढूंढ लिया, जो जॉर्ज को फ्लैट से रेलवे स्टेशन तक ले गया था। अक्सर ही जॉर्ज को स्टेशन छोड़ने वाले बिगल ने बताया कि जॉर्ज समय का बहुत ध्यान रखते हैं। हमेशा ट्रेन छूटने से 10 मिनट पहले स्टेशन पहुंचने वाले जॉर्ज पहली बार स्टेशन 10 मिनट देर से क्यों पहुंचे, इसका उसे भी बहुत ताज्जुब है। वह घर से ही थोड़ी देर से निकले और बार बार कह रहे थे कि ट्रेन छूट न जाए। पूल ने वॉटरलू स्टेशन पर मौजूद सभी कुलियों को जॉर्ज की फोटो दिखाकर आखिर उस कुली को भी ढूंढ लिया जिसने उनका सामान ट्रेन पर चढ़ाया था। उस कुली ने बताया कि उसका काम सामान को ट्रेन पर चढ़ाना था। उसे टिप मिल गई थी, इसलिए वह बस सामान को देखता रहा और 11:31 की ट्रेन पर उसने सामान लगेज के लिए निर्धारित डिब्बे में चढ़ा दिया था। उसे न तो इससे मतलब था कि सवारी कहाँ गई या सवारी क्या कर रही थी। बुकिंग ऑफिस से भी पूल ने जानकारी ली। वहां मौजूद बुकिंग क्लर्क ने बताया कि उस दिन व्हाइट चर्च के लिए 16 टिकट खरीदे गए थे। प्रथम श्रेणी के 2 टिकट और द्वितीय श्रेणी के 14 टिकट। उसे टिकट खरीदने वालों के चेहरे तो याद नहीं थे, लेकिन ये जरूर याद आ रहा था कि प्रथम श्रेणी का 1 टिकट सुबह की ट्रेन का खरीदा गया था, दूसरा टिकट दोपहर की ट्रेन का। कुली से पूल ने फिर बात की तो उसने बताया कि हाँ,
उन सज्जन ने प्रथम श्रेणी की टिकट खरीदी हुई थी। उसे ये इसलिए याद था कि सामान बुक कराने के लिए उसने टिकट भी दिखाया था। उसने ये भी बताया था कि वह व्यक्ति अपने साथ एक छोटी अटैची लिए हुए था। बाकी सभी सामान उन्होंने लगेज के डब्बे में बुक कराया था, यहाँ तक कि मछली पकड़ने की 2 रॉड भी, जबकि ज्यादातर लोग मछली पकड़ने के रॉड को टूटने से बचाने के लिए अपने साथ अपने ही डिब्बे में रखते हैं। कुली और टैक्सी ड्राइवर से जॉर्ज के बयान की पुष्टि हो गई, लेकिन पूल बार बार ये सोच रहा था कि आखिर हमेशा पंक्चुअल रहने वाले जॉर्ज महाशय को उस दिन देर कैसे हो गई, वह भी ऐसी देर जिससे उनकी छुट्टियों के शुरुआती दिन का ही कार्यक्रम अस्त व्यस्त हो जाए। दूसरे, वह छुट्टियों में मछली मारने का अपना शौक भी पूरा करना चाहते थे। ऐसे में वह इस शौक को पूरा करने वाले मुख्य उपकरण फिशिंग रॉड के प्रति इतने लापरवाह क्यों हो गए थे कि उसे लगेज के डिब्बे में ही पटक दिया। अब पूल ने हैरोल्ड के एलिबाई की जांच करने के लिए ऑल ब्रिटिश स्पोर्ट्स क्लब जाने का निश्चय किया। ये उसका सौभाग्य ही था कि उस समय क्लब में जैक फ्रिस्टीन उसे मिल गए। लंच के बाद थोड़ी झपकी ले रहे फ्रिस्टीन को हैरोल्ड के साथ खेला गया बिलियर्ड का गेम याद था, लेकिन उन्होंने बताया कि ये कोई बहुत लंबा गेम नहीं था। 6 बजे शाम शुरू हुआ ये गेम बस चंद मिनटों का ही था। टिकट और तौलिया देने वाले अटेंडेंट ने फिर कहा कि वह हैरोल्ड फिलिप्स को नहीं पहचानता। हैरोल्ड की फोटो पूल ने उसे दिखाई तो उसने बताया कि उसके सामने ये व्यक्ति वहां नहीं आया था, लेकिन सदस्यों को तौलिया वगैरह देने वाले दूसरे अटेंडेंट ने फिर बताया कि उसने 7 बजे के आसपास हैरोल्ड को वहां देखा था। तभी पूल को याद आया कि टिकट और तौलिया देने वाला अटेंडेंट 7 से 8 बजे के बीच वहां ड्यूटी पर मौजूद ना होना भी बता चुका है। उसकी जगह ड्यूटी देने आए अटेंडेंट की उस समय स्क्वॉश कोर्ट में ड्यूटी थी। पूल ने उसे बुलाया। वह हैरोल्ड को नाम से नहीं जानता था, लेकिन जब पूल ने दोनों भाइयों की तस्वीर उसे दिखाई तो वह पहचान गया। उसने बताया कि बड़े वाले भाई करीब 7:30 बजे बाहर आए थे और अपनी दराज से अपनी चीजें निकाल कर ले गए थे। उनके साथ यहूदी से लग रहे एक सज्जन भी थे। उन्होंने भी दराज से अपना सामान निकाला था और वे दोनों चले गए थे। पूल ने पूछा, यहूदी व्यक्ति को उनका सारा सामान मिल गया था ना? जी हाँ, अटेंडेंट ने बताया। मुझे इसलिए याद है कि उन्होंने अपनी एक एक चीज बड़े गौर से जांची थी। मैंने पूछा भी था कि क्या कोई गलती तो नहीं हो गई है। उसने बताया, फोटो में नजर आ रहे छोटे भाई ने सिर्फ थोड़ी देर के लिए सामान्य ढंग से स्विमिंग पूल में स्नान किया था और बड़े वाले से पहले ही चले गए थे। अब इंस्पेक्टर पूल ने स्विमिंग पूल के चारों ओर का ध्यान से जायजा लेना शुरू किया। सबसे आगे टिकट और तौलिया देने का काउंटर था। इसके पीछे लॉन की तरह से कुछ खाली जमीन थी। इसके बाद चारों ओर चार दीवारी से घिरा स्विमिंग पूल का कंपाउंड था। इसमें जाने का एक ही गेट था, लेकिन गेट और काउंटर के बीच दाईं तरफ दराज बने थे जहां लोग कीमती सामान रखते थे। इससे सटी हुई ही लेकिन कंपाउंड के अंदर स्विमिंग पूल की लैवेट्री यानी शौचालय थी। लैवेट्री में हवा और प्रकाश आने के लिए दीवार में ऊपर की तरफ करीब 2 फुट चौड़ा और 10 फुट लंबा इलाका खुला छोड़ दिया गया था। लैवेट्री का प्रवेश द्वार कपड़े बदलने वाले पर्दों के कैबिन के साथ ही था। पूल ने लैवेट्री में भी प्रवेश किया और वहीं उसे सब कुछ समझ में आ गया। वह सीटी बजाता हुआ और मुस्कुराता हुआ बाहर आया। वह वहां से फौरन ही स्कॉटलैंड यार्ड लौटा। वहां से उसने एम्स्टर्डम में सार्जेंट गोवर को फ़ोन मिलाया। गोवर ने पूल से कहा, सर, मैंने यहाँ के हवाई अड्डे पर फिलिप्स भाइयों की फ़ोटो अधिकारियों को दिखाई थी। उन्होंने बताया है कि इनमें से कोई भी कल यहाँ नहीं आया था, लेकिन उनमें से एक छोटे वाला कल 12:15 की फ़्लाइट से लंदन लौटा था। इसने रॉबर्ट के नाम से टिकट बुक कराया था। पूल ने कहा, वेरी गुड,
क्या तुमने पूछा था कि कल इंग्लैंड से पहुंचा विमान वहां कितने बजे पहुंचा था? हाँ, उन्होंने बताया कि सामान्यतः 1:50 अपनी सही समय पर पहुंचने वाला विमान 10 मिनट की देरी से पहुंचा था। अब पूल सोचने लगा, ये कैसे हो सकता है कि हैरोल्ड एक ही समय में 2 जगहों पर हो सकता है। कल दोपहर 12 बजे के करीब वह वेसिंगस्टोक पर भी हो और एम्स्टर्डम में हवाई जहाज भी पकड़ रहा हो। ये स्पष्ट है कि वह नहीं था। फिर कौन हो सकता है? अगर बड़ा भाई फिलिप्स हो तो वह खाकी ओवरकोट और मूछें कहाँ से ले आया? पूल को याद आया कि वाटरलू में कुली ने बताया था कि फिलिप्स के हाथ में एक छोटी अटैची थी। लगता है उसने उसी अटैची में नकली मूछें और ओवरकोट छुपा रखा होगा। संभवतः उसने लैबोरेटरी में जाकर मूछें लगा ली हो और ओवरकोट पहन लिया हो। इसके बाद वह गैराज पर पहुंचा होगा और हैरोल्ड की मोटरसाइकिल उठा ली हो। लेकिन कहां से? लगता है वहीं कहीं आसपास किसी अन्य गैराज का भी इस्तेमाल किया गया है। लेकिन कहां और कौन सी, ये जांचना होगा। पूल अब एक बार फिर से गैराज की तलाश में निकला। कवेंट्री पर आखिर पूल को एक बड़ा गैराज मिल ही गया, जहां उनके द्वारा ठीक किए गए वाहनों का रिकॉर्ड भी मौजूद था। उसे चेक करने पर पूल ने जान लिया एक मोटरसाइकिल नंबर XX2320 कल सुबह 8:30 बजे कोई मिस्टर रॉबर्ट वहां लाए थे। तस्वीर दिखाने पर मैकेनिक ने उसकी पहचान हैरोल्ड के रूप में कर ली। लेकिन करीब 1 घंटे बाद उसे ले जाने वाला हैरोल्ड ही था या कोई और, उसे ध्यान नहीं आ रहा था। दिमाग पर जोर देकर उसने बताया कि मोटरसाइकिल ले जाने वाला शायद उसे जमा कराने वाले से कुछ मोटा था। पूल ने अनुमान लगाया शायद इसके बाद जॉर्ज फिलिप्स मोटरसाइकिल से व्हाइट चर्च चला गया हो और हैरोल्ड ट्रेन से एम्स्टर्डम। लेकिन ट्रेन से पहुंचने वाला भाई 2:59 पर व्हाइट चर्च पहुंचा तो हैरोल्ड हवाई जहाज से लौट रहा था। ये भी गौरतलब है कि वह बिना मूंछों के ही लौटा होगा। दोनों ने अपना हुलिया कब, कहां और कैसे बदला? पूल ने अनुमान लगाया कि जॉर्ज 11:31 पर वाटरलू से चलने वाली ट्रेन में 12:56 पर वेसिंगस्टोक में सवार हुआ होगा। इसी ट्रेन में कुली ने सामान चढ़ाया था। इससे पहले वह हैरोल्ड की मोटरसाइकिल पर वेसिंगस्टोक करीब 12 बजे पहुंचा होगा। वहां उसके पास रेस्तरां में खाना खाने का समय था और हैरोल्ड की एलिबाई के रूप में इसे स्थापित करने का प्रयास था। उसके बाद वह व्हाइट चर्च जॉर्ज के रूप में पहुंच गया, नकली मूंछ और ओवरकोट उतारकर। इस बीच हैरोल्ड ने क्या किया? वेसिंगस्टोक के गैराज से 4 बजे के बाद मोटरसाइकिल उठाने वाला हैरोल्ड ही था। लेकिन उसने ऐसा कैसे किया? पूल ने फिर से एक बार ट्रेनों का टाइम टेबल चेक किया। उसे पता लगा कि वाटरलू से 3:30 बजे चलने वाली एक ट्रेन वेसिंगस्टोक 4:40 पर पहुंचती है। गैराज वालों से अपनी मोटरसाइकिल लेकर वह देर शाम की चाय के वक्त व्हाइट चर्च स्थित अपने होटल वह पहुंच गया होगा। लेकिन क्या यह संभव है कि 12:15 बजे एम्स्टर्डम से विमान पकड़कर वह 3:30 बजे वाटरलू से ट्रेन पकड़ ले? पूल ने विमान के समय को चेक किया तो उसे पता चल गया कि एम्स्टर्डम से पहुंचे विमान के यात्रियों को 3:30 बजे विमान कंपनी की बस ने एयरवेज हाउस पर छोड़ा था। उसने विमान के सही समय पर क्रॉयडन हवाई अड्डे पर उतरने का समय चेक किया। वह 2:45 था। पूल ने सोचा, जब एयरवेज की बस 3:30 बजे पहुंचा सकती है तो टैक्सी से कोई भी 3:30 से पहले ही वाटरलू स्टेशन पहुंच सकता है। उसके सामने स्पष्ट था। इसका मतलब यही हुआ कि हैरोल्ड ने टैक्सी से स्टेशन तक का सफर तय किया और 3:30 की ट्रेन पकड़ ली। 4:40 पर वह वेसिंगस्टोक उसी ड्रेस में पहुंचा
जैसी जॉर्ज पहने हुए था, खास तौर से खाकी ओवरकोट। वहां उसने मोटरसाइकिल उठाई और व्हाइट चर्च पहुंच गया। पूल को अब सब कुछ समझ आ गया था कि कैसे दोनों भाइयों ने एक से ही खाकी ओवरकोट और नकली मूंछों का इस्तेमाल करके हैरोल्ड को एम्स्टर्डम भेजा और कैसे उसे इंग्लैंड में ही होने का भी साबित कर दिया। बड़े भाई ने ट्रेन जानबूझकर छोड़ी ताकि मोटरसाइकिल गैराज रेस्तरां की एलिबाई बनाई जा सके। इसी बीच छोटा भाई एम्स्टर्डम हो आया। अगली सुबह 8:30 बजे इंस्पेक्टर पूल फिलिप्स के फ्लैट पर मौजूद था। उसने जॉर्ज से कहा कि उसे अपनी एलिबाई के पास पहचान परेड के लिए चलना होगा। जॉर्ज खुशी से ऐसा करने को राजी था। व्हाइट चर्च से लौट आए हैरोल्ड से भी 10 मिनट बाद एक अन्य इंस्पेक्टर ट्रैवर्स ने भी इसी तरह की शिनाख्त परेड में चलने को कहा, जिसमें चलने से उसे बिल्कुल खुशी नहीं हो रही थी। उसने कहा, सुबह 8:45 बजे ऑल ब्रिटिश क्लब का टर्किश बाथ वाला हिस्सा लगभग खाली ही था। हालांकि वहां मौजूद अटेंडेंट अपने किसी भी सम्मानित सदस्य के लिए सब कुछ करने को मुस्तैद खड़े थे। वे सभी इस समय अपने क्लब के सेक्रेटरी को अपने एक सदस्य जॉर्ज और पुलिस वालों के साथ बिना टिकट लिए, बिना जूते उतारे स्विमिंग पूल की ओर जाता देखकर हैरान थे। उन्होंने नोट भी किया कि जॉर्ज फिलिप्स काफी बोल रहे थे, लेकिन अन्य लोग खामोश थे। जॉर्ज ने पूल को वह केबिन दिखाए जहां उन्होंने और लेबी ने अपने कपड़े बदलकर तैराकी की पोशाक पहनी थी। पर्दों के पार्टीशन से बनी कैबिनों में जॉर्ज ने पूल को वह रॉड भी दिखाई जहां इन्होंने अपने कपड़े टांगे थे, एक दूसरे से सिर्फ चंद फुट की दूरी पर। जासूस ने पूछा, श्रीमान जॉर्ज, बताइए पहले कपड़े किसने बदले थे? जॉर्ज ने कहा, मैं समझता हूँ मुझे इस वक्त ये याद नहीं है। उस शाम वहाँ ड्यूटी पर मौजूद अटेंडेंट से पूल ने पूछा, क्या तुम्हें याद है? जी हाँ श्रीमान जी, उसने तत्परता से जवाब दिया। श्रीमान लेबी ने पहले कपड़े बदले थे और फौरन स्विमिंग पूल की तरफ चले गए थे। जॉर्ज महाशय कुछ देर बाद केबिन से निकले थे। और क्या वह सीधे स्विमिंग पूल की तरफ गए थे? श्रीमान जी, मेरा ख्याल है वह पहले लैवेट्री की ओर गए थे। चलो हमें दिखाओ कहाँ है लैवेट्री, पूल ने कहा और वे सभी अटेंडेंट के पीछे लैवेट्री में पहुंच गए। ये एक चमकता दमकता स्थल था। मार्बल का फर्श, बढ़िया वॉश बेसिन लगे हुए और हवा और प्रकाश आने के लिए छत के पास दीवार में लंबा और चौड़ा झरोखा। श्रीमान जॉर्ज फिलिप्स, इंस्पेक्टर पूल ने इस बार पुलिस अफसर के रौबीले स्वर में पूछा, क्या आप यहां आए थे? ये सवाल पूछकर पूल उन्हें घूरने लगा। जॉर्ज का चेहरा सफेद पड़ रहा था। जब तक जॉर्ज कुछ जवाब देते तब तक टन की आवाज से एक चाबी पूल के पैरों के पास गिरी। पूल ने कहा, इसी तरह आपके भाई हैरोल्ड ने काम खत्म हो जाने के बाद झरोखे से आपके पास लेबी की चाबी फेंकी थी ना? कुछ जवाब देने की बजाय जॉर्ज फिलिप्स फुर्ती से दरवाजे की ओर मुड़ा और गोली की तरह भागना शुरू ही किया था कि दरवाजे पर खड़े जासूस कांस्टेबल रॉटन ने उसे दबोच लिया। पूल ने इंस्पेक्टर ट्रैवर्स से कहा कि वह हैरोल्ड को भी यहां ले आए। 2 मिनट में वह भी हाजिर था। क्लब के टर्किश बाथ वाले इलाके में इस समय 2 अपराधी थे जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया था। क्लब सेक्रेटरी ने फोन करके पहले ही लेबी और ऑरेनबर्ग को वहां बुला लिया था और कुछ अटेंडेंट मौजूद थे। पूल के बॉस भी वहां पहुंच गए। अटेंडेंट ने सभी के लिए कुर्सियां लगा दी। खुश नजर आ रहे इंस्पेक्टर पूल ने इस केस के बारे में बताना शुरू किया। जब मैं पहली बार टर्किश बाथ के लिए बने स्विमिंग पूल में गया तो मैंने पाया कि उसमें प्रवेश के लिए एक ही दरवाज़ा बना है। मुझे ये भी पता चल गया था कि जॉर्ज फिलिप्स पूल में पहुंचने के बाद इसके दरवाजे पर नहीं आया था। लेकिन जब मुझे पता चला कि हैरोल्ड भी लगभग इसी वक्त यहाँ आया था
और उसने भी टर्किश बाथ के लिए बने पूल के बगल वाला स्विमिंग पूल इस्तेमाल किया है। तभी से मुझे लग रहा था कि ये इत्तेफाक नहीं, जानबूझकर हुआ है, और तभी से मेरा शक लेबी और बर्ग पर कम, इन पर ज्यादा हो गया था। पूल ने बताना जारी रखा। टर्किश बाथ और सामान्य बाथ के लिए बने स्विमिंग पूल का प्रवेश द्वार अलग अलग ही है, लेकिन दोनों स्विमिंग पूल के लिए बने लैवेटरी एक ही दीवार के अगल बगल में हैं। इसमें भी कोई दरवाज़ा या खिड़की नहीं है, लेकिन इनके बीच की दीवार में ऊपर, जैसा कि आप सबने देखा, हवा और प्रकाश आने जाने के लिए एक बड़ा सा खुला रोशनदान बना हुआ है। इस बड़े क्लब में हैरोल्ड की गतिविधियों पर नज़र रखना बहुत मुश्किल था। एक तो वह नया सदस्य था, जिससे सभी बैरे और अन्य कर्मचारी उसे ठीक से नहीं पहचानते। दूसरे, इस क्लब के ज़्यादातर सदस्य सम्मानित व्यक्ति हैं, इसलिए उन पर क्लब के अंदर नज़र रखने की ज़रूरत भी महसूस नहीं की जाती। लेबी और जॉर्ज फिलिप्स ने सेफ बंद किया और यहाँ टर्किश बाथ लेने आ पहुँचे। वहाँ लेबी ने अपनी चाबी और पॉकेट डायरी एक ड्रॉर में बंद की। जॉर्ज ने भी यही किया। फिर दोनों कपड़े बदलने वाले केबिन में पहुँचे। यहाँ दोनों ने कपड़े बदले और अगल बगल की रॉड पर टांग दिए। लेबी पहले पूल की तरफ चला गया। जॉर्ज लैवेटरी जाने के बहाने रुक गया। जैसे ही लेबी केबिन से निकला, जॉर्ज ने अपने कपड़ों की बगल में टंगे उसके कपड़ों से दराज की सेफ की चाबी निकाल ली और लैवेटरी चला गया। हैरोल्ड इनसे आधा घंटा पहले ही क्लब में पहुंच गया था। वहां उसने बिलियर्ड खेली और स्विमिंग पूल में तैरा या नहीं भी तैरा, लेकिन अपने यहाँ होने की एलिबाई तैयार कर ली। दोनों के स्विमिंग पूल अलग अलग हैं, लेकिन लैवेटरी अगल बगल में है। नियत समय पर हैरोल्ड इधर अपने हिस्से की लैवेटरी में आ गया, उधर जॉर्ज भी अपने हिस्से की लैवेटरी में पहुंचा और उसने लेबी की जेब से निकाली गई चाबी उधर फेंक दी और लेबी के टर्किश बाथ के पूल में पहुंचने के 1-2 मिनट बाद पूल में पहुंच गया। इंस्पेक्टर पूल ने कहना जारी रखा। चाबी मिलते ही हैरोल्ड फ्लैट पर पहुंचा। उसने फटाफट सेफ का पल्ला और ड्रॉर खोला, हीरे निकाले और ड्रॉर और सेफ को बंद किया और फिर सीधे क्लब लौटा। इसी तरह नियत समय पर लौटकर भी हैरोल्ड ने जॉर्ज को चाबी लौटा दी, जिसे लेबी की जेब में डालने में जॉर्ज को 2-4 सेकंड ही लगे होंगे। मेरा अनुमान है कि दोनों भाइयों ने सीटी बजाकर एक दूसरे को इशारा किया होगा। क्यों, ऐसा ही किया था ना? पूल ने फिलिप्स भाइयों से पूछा। दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उनके चेहरे की सफेदी सच्चाई को बयान कर रही थी। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हेनरी वेड की लिखी कहानी 3 चाबियां। उम्मीद है ये जासूसी कहानी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।